पे जा रहे हैं। अपने स्वर्ण जयंती वर्ष के अवसर पर 10वें भारत रंग महोत्सव में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता है। आज संभव आज ग्रुप नई दिल्ली प्रस्तुत कर रहा है हिंदी नाटक वापसी के बाद, जो हरिप्रकाश जी की कहानी वापसी एवं कामतानाथ जी की कहानी संक्रमण पर आधारित है। प्रकाश व्यवस्था सुरेश भारद्वाज, संगीत सत्यव्रत राय, निर्देशन वीरेंद्र राज ओको। नाटक की अवधि 1 घंटा 35 मिनट है। मध्यांतर नहीं होगा। आप सभी दर्शकों से विनम्र निवेदन है, कृपया अपने अपने मोबाइल फोन स्विच ऑफ कर दें। कृपया अपने अपने मोबाइल फोन स्विच ऑफ कर दें। तो नीचे प्रस्तुत है संभव आर्ट ग्रुप नई दिल्ली की प्रस्तुति वापसी के बाद। गाड़ी बस 2 ही मिनट के लिए रुकती है। यहां चमकते हुए रेडियम की सुइयां 4 बजा रही हैं। लगता है कि चिट्ठी पहुंची नहीं समय पर। अभी 7 दिन पहले तो लिखा था, वो भी एक्सप्रेस। कहीं गलत स्टेशन पर तो नहीं उतर गया। अब अनजाने में अंधेरे में नाम तो पढ़ नहीं सका था। बस इतना मालूम था कि उन्नाव के बाद 2 स्टेशन छोड़कर तीसरे पर उतरना था। क्या पता भूल हो गई हो, पर अब करें क्या? चले क्या स्टेशन की ओर? लेकिन ये सामान यहां अनजाने अंधेरे में कैसे छोड़ दें? चलते हैं। कौन? राजीव? हाँ बाबूजी, आ गया बेटा। प्रणाम बाबू। सामान है ना? हाँ ये। हाँ, रहने दे आ जाएगा। शंभू इधर आ बे। जी बाबूजी। एक काम कर, भैया का ये सामान क्वार्टर में पहुंचा दे जा। बहुत अच्छा। हाँ आइए। चिट्ठी मिल गई थी मेरी। हाँ चिट्ठी तो मिल गई थी।
कानपुर में गाड़ी बदलने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? मैं तो सोच रहा था आदमी कानपुर भेज दूं, पर नहीं बाबूजी, उसकी क्या जरूरत है, मैं आराम से आ गया। आजा आजा। बाबूजी शायद अब भी उसे नादान समझते हैं। वर्षों पहले स्कूल कॉलेज के दिनों में वो कहीं भी आता जाता तो बाबूजी उसके साथ एक पोर्टर को अवश्य भेज देते थे। मार्ग में असुविधा नहीं होती, कहीं भी कोई गाड़ी बदलनी होती तो कुली को पैसे नहीं देने पड़ते थे। वही चिर परिचित वातावरण जब से होश संभाला तब से देखता आ रहा है, घूम फिरकर अनेक स्टेशनों पर, लेकिन सभी जगह यही कुछ। मैसेज भेज दो ट्रेन का। हाँ। घुटनों से लेकर सिर तक कंबल में लिपटा शरीर, टखनों तक लटकता हुआ तहमत, पैरों में ऊनी मोजे और बिना अंगूठे वाली चप्पलें। लगता है पिछले महीनों में बाबूजी और भी कमजोर हो गए हैं। ढलती उम्र और सर्दी के इस मौसम में रात की ड्यूटी। नींद आ रही होगी, है ना? अरे शंभू! बाबूजी, हाँ, वो तो अभी सामान लेकर गया है। हाँ हाँ हाँ। गरगट गरगट गरगटर गटर गट गरगट गरगट, वही 3 अक्षरों की भाषा। राजीव कभी भी इस भाषा को समझ नहीं पाया। उसे याद आया कि वर्षों पहले जब वो मैट्रिक में पढ़ता था तब उसने कितनी कोशिश की थी सीखने की। बाबूजी कहते थे कि अगर थोड़ी भी सीख जाए तो मैट्रिक पास करते ही रेलवे में नौकरी मिल जाएगी, लेकिन राजीव बेटा, गाड़ी में सोने को मिला था? नहीं बाबूजी। हाँ। कैसे सोता, 12 बजे तो गाड़ी कानपुर पहुंची। कैसी कड़कड़ाती सर्दी है, ओवरकोट की लंबी जेब में से हाथ भी नहीं निकाले जाते। नहीं, लेकिन बाबूजी के सामने। अरे सुन, वहां सब ठीक तो है ना? पप्पू और टुन्नी कैसे हैं? सब ठीक है बाबूजी। अभी थोड़ी देर पहले उसके दिमाग में एक सवाल आया था पूछने के लिए, किंतु वो पूछ नहीं सका। कैसी अजीब बात है, कोई खास बात नहीं पूछनी थी, बस इतना ही कि क्या उन्हें आजकल रात की ड्यूटी करनी पड़ती है, बस इतनी सी बात। और उसके लिए भी वो सोचता रहा कि पूछे या नहीं। न जाने उसे क्या हो जाता है बाबूजी के सामने। जब भी कभी वो उनके साथ अकेला होता है उसे करने को बातें नहीं मिलती। कोई सवाल उसके दिमाग में आता है और वो मन ही मन सोचता रहता है कि कहे या नहीं, और कहे तो किस प्रकार कहे। और तब तक बाबूजी स्वयं कुछ कहे उठते हैं। अरे राजीव जी? मुन्नी को साथ क्यों नहीं ले आया? बाबूजी, मैंने पूछा था उससे। हाँ। कहने लगी पढ़ाई में हर्ज होगा, अप्रैल में इम्तिहान है ना। हाँ। ऐसा क्या हर्ज होता, 2-4 दिन आके मिल जाती सबसे। कोई बात जो उन्हें पसंद ना हो तब उनकी शक्ल कुछ इसी प्रकार की बन जाती है। मुन्नी को वो लोग इतना पढ़ा रहे हैं, ये बाबूजी को पसंद नहीं। 16 साल पार कर चुकी, अब तो उसकी शादी की फिक्र करनी चाहिए। पढ़ा लिखा कर क्या उससे नौकरी करवानी है? अब पूछता हूं बाबूजी, हाँ? आजकल क्या आपकी नाइट ड्यूटी रहती है? हाँ। तब तो काफी दिक्कत रहती होगी, ये सर्दी का मौसम। नहीं नहीं, इसमें दिक्कत क्या है, काम ज्यादा नहीं है। रात के 10 से सुबह 10 तक की ड्यूटी रहती है। क्वार्टर पर ही सोता हूं, बस अभी आया था उठकर, ये गाड़ी निकाल दी, अब दूसरी सुबह आएगी 9 बजे बालामाव से, बस। अच्छा, तब तो यानी काफी आराम है। हाँ, सो तो है, वक्त काटना है जैसे तैसे, कट जाता है। विषाद की गाड़ी से आई उनके सारे चेहरे पर पुती हुई थी। आंखें रजिस्टर पर थी, किंतु साफ दिखाई देता था कि मन कहीं और है। छोटी सी एक बात, राजीव को लगा कि उसका मर्म बिन गया है। प्रसंग ध्यान में आते ही वो आकंठ लज्जा से भर गया। एकाएक उसके मन में ढेरों करुणा उपज आई कि किसी भी तरह वो उनके मन के विषाद को धो डाले। ऐसे अवसरों पर पढ़ा उसे लगता कि बाबूजी बिल्कुल छोटे बच्चे हैं जिन्हें दुलारा जा सकता है, किंतु ऐसे क्षण अधिक लंबे नहीं हो पाते। शंभू जी बाबूजी। रखा है सामान? जी। एक काम कर, भैया को क्वार्टर पहुंचा दे। सो जा बेटा जाकर। आइए भाई साहब आइए। और सुन, बिस्तर मत खोलना, मेरा बिस्तर बिछा हुआ कमरे में है, जाओ। जी अच्छा। आई शंभू जी, अरे बत्ती लेकर जाओ, अंधेरी रात है भाई। हाँ जाओ। आइए भाई साहब आइए। वो सामने तो दिख रहा है क्वार्टर। खुले दरवाजे के पीछे शायद लालटेन जल रही है।
जिसके प्रकाश को घेर कर एक बड़ी सी आकृति खड़ी है। मां है शायद। शायद कैसे? और कौन होगा? राम राम राम। अकेला ही आया बेटा? हाँ मां। मैं इनसे कह रही थी और कोई नहीं आएगा। सारी रात आंखों में काट दी, बार बार उठकर घड़ी देखती थी। गाड़ी भी तो लेट आई है ना? गाड़ी लेट नहीं थी, किंतु ये मां की आदत है कि जब भी कभी कोई आने वाला होता उन्हें गाड़ी लेट ही मालूम देती। बाबूजी का बिस्तर लगा है ना बाजी? हाँ बिस्तर। जी सोएंगे? सोएगा ना, गाड़ी में तो सोया नहीं होगा। कैसे सोता मां? कानपुर में गाड़ी बदली जो करनी थी। ऊंची ऊंची दीवारों वाला छोटा सा कमरा, दीवारें बिल्कुल नंगी, सफेद सफाचट। कहां गई वो सब तस्वीरें? कितने शौक से वो लोग बचपन में लगाया करते थे। एक सिरे से शुरू करते और पूरी दीवार को तस्वीरों की लंबी कतार से घेर लिया जाता। रखी होंगी शायद किसी संदूक में। क्वार्टर अच्छा है ना? हाँ मां। ऐसे ऐसे 3 कमरे हैं। अच्छा। रसोई गुसल खाना अलग, और चौक देखेगा तो खुश हो जाएगा। अच्छा। सचमुच अब तो जोर की नींद आ रही है। सारे सफर में तो बैठा बैठा ऊँगता रहा। स्लीपिंग सूट नहीं, अब स्लीपिंग सूट नहीं निकाला जाएगा, ऐसे ही सोता हूं। कैसा सुख, कैसी शांति। अच्छा किया बेटा आ गया। दुनिया दिखाने को तो कुछ चाहिए ना। आते जाते लोग बात कह ही देते हैं कि 4 जवान बेटे और 6 महीने में मुंह दिखाने लायक एक भी नहीं हुआ। किसी का मुंह थोड़े बंद किया जा सके। ये कैसी बात छेड़ दी मां ने? जोर की नींद भी तो आ रही है। मां, ये वो टांग दो। तो एक भी नहीं है। एक लाई थी दिल्ली से, उसमें तेरे बाबूजी का कोट पतलून टंगा है। ऐसे ही कहीं खूंटी पर टांग दो मां। इन्होंने तो किसी से कहना सुनना ही छोड़ दिया है। जैसे तैसे वक्त काट रहे, किसी से झगड़ना नहीं, बस अपनी आत्मा को मोस ले रहे हैं। देह भी आधी नहीं रह गई, अपने ही बेटे पराए जैसे हो गए। इसी दिन के लिए पेट काट काट कर पाला पोसा था। रोज रात को सबको याद कर कर के रोले हुए हैं। ये लालटेन हटा दो मां, रोशनी आंखों में लग रही है। सोएगा? ठीक है, सो। राजीव को अप्रिय बातें याद करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। सुहाना दिन है, धूप खूब उजली होकर फैली है। सुबह का कोहरा छितरा चुका है और दूर दूर तक दिशाओं का विस्तार साफ दिखाई दे रहा है। कितने दिनों से उसने इतना स्वच्छ, इतना निर्मल और इतना स्फूर्तिदायक वातावरण नहीं देखा था। कहीं भी कोई मिलावट नहीं। उधर रेल लाइन के परे जो मीलों तक खेतों का लैंडस्केप दिख रहा है और उसके जिसके बीच बीच में अमराइयों के पैच लगे हैं, उसकी गंध इस हवा में बसी है। पके हुए गन्ने की गंध, फूली सरसों की गंध, मटर की फलियों की गंध, गेहूं के बालियों की गंध। नहीं है तो धूल नहीं है, धुआं नहीं है, घुटन नहीं है। राजीव की इच्छा हुई कि क्रिसमस की पूरी छुट्टियां यहीं काट दे। गाड़ी आई और 2-4 मिनट रुककर चली गई। क्षण भर को जैसे हलचल मच गई हो। बाबूजी को भी जल्दी जल्दी उसने ब्रेक की ओर जाते हुए देखा था। गाड़ी निकल गई, अब फिर शांति है। उधर रेल लाइन के परे खेतों के बीच में से एक आदमी और एक औरत आगे पीछे चले जा रहे हैं। इसी गाड़ी से उतरे हैं। शायद ससुराल से बहू को विदा करा के ला रहा है। उन अमराइयों के पीछे शायद कोई गांव हो, या उस गांव से भी आगे कोई और गांव जहां उसका घर होगा। दोपहर में क्या बना लूं? मां,
अरे इतना ढेर सा हलवा और पकौड़ियां तो खिला दी तुमने, अब क्या जरूरत है? खाना नहीं खाएगा क्या? ना। यही तो मुसीबत है, यहाँ ताजी सब्जियां नहीं मिलती, उन नाव भेजकर मंगानी पड़ती है। कल के आलू गोभी है, साथ में कढ़ी चावल बना दूं? कढ़ी चावल बना दूंगा। ठीक है। राम राम भैया जी। राम राम शंभू, राम राम। माँ जी, अब बाबूजी ने कहा थोड़ी देर में आएंगे। अरे सुनो, कोई उन्नाव गया है शाम के लिए सब्जी नहीं? मैं को गया है ना माँ। यहां भी ये सब चलता है? ये सब छूट सके है क्या बेटा? लेकिन पहले से बहुत कम कर दी है, पौवे में भर कर दे दूं, चुपचाप पी ले। ये ना छूट सके बेटा, डॉक्टर ने भी कही है छोड़ दोगे तो दुख पाओगे, मगर अब पहले जैसी बात ना है, किसी से झगड़ना न लड़ना नहीं, बस चुपचाप पीकर सो जावे। लेकिन तुम्हें तो तंग करते होंगे ना माँ? मैं ऐसी ना हूं जो तंग हो जाऊंगी। अरे मैं उनसे डर जाती तो तुम लोगों को पाल पोस कर बड़ा कर पाती। ओ ये मरी बिल्ली पीछा न छोड़े। खुश खुश। धुंधली धुंधली अनेक स्मृतियां, पिछली जिंदगी के लंबे कैनवास पर इधर उधर बिखरे अस्पष्ट चित्र। राजीव जो कुछ याद नहीं करना चाहता, बस वही दिमाग में आकर कौंध रहा है। लालटेन बीच में रखकर दो भाई अपनी अपनी किताबें खोलकर बैठे हैं, लेकिन पढ़ा नहीं जा रहा है। साथ वाले कमरे में से बाबूजी की आवाज जोर जोर से बहक रही है। झन, थाली उठाकर दूर फेंक दी गई, कटोरियां लुढ़क रही हैं, मां का रोता सा स्वर चीख रहा है, बुरे बुरे पोस्ते बोलते जा रहे हैं, लात घूसे बरस रहे हैं। कई जोड़ी नन्हे नन्हे हाथ बाबूजी को पीछे की ओर खींच रहे हैं। चार पाई में दुबके सहमे हुए बच्चों की चीखें उभरकर दूर दूर तक गूंज रही हैं। घर के बाहर लोगों की भीड़ जमा है, जो कोई भी सामने आता है बाबूजी के क्रोध का शिकार बनता है। आधी रात स्टेशन के सारे लोग परेशान होकर दौड़ रहे हैं। दूर आउटर सिग्नल के पास रेलवे लाइन के ऊपर से बाबूजी को जबरदस्ती उठाकर लाया गया है। कटकर मरने के दृढ़ निश्चित बाबूजी को चारपाई के साथ रस्सियों से बांध दिया जाता है। धरती कूटकर माथा फोड़े हुए मां पड़ी है। दो बच्चे बाबूजी के मुंह से निकलते झागों को कोस रहे हैं। दो मां की चीख पुकार बंद करने की कोशिश में है। प्रत्येक रात की कहानी यही। शाम के बढ़ते झुटपुटे के साथ दिलों की धड़कनें भी बढ़ने लगती। हे ईश्वर, आज कुछ ना हो, आज कुछ ना हो। जिस दिन कुछ भी नहीं होता, सबके दिलों पर बसंत घिर आता। स्कूल में, खेल के मैदान में, कस्बे के छोटे से बाजार में, जिधर से भी वो लोग निकलते हैं, लोग आपस में फुसफुसा के बातें करने लगते हैं कि फला के बच्चे हैं, फला के। कोई मुस्कुराता है और कोई सहानुभूति दिखाता है। अभिशप्त बचपन। बार बार राजीव के मन में विद्रोह किया है। बार बार उसने इन बंदरों को काट पीट कर स्वयं को मुक्त कर देना चाहा है। कितनी बार उसने सोचा कि काश वो किसी और का बेटा होता। कितनी ही बार उसने स्पष्ट रूप में कह देना चाहा है कि उसका इन सबसे कोई संबंध नहीं है। लेकिन संबंध टूट पाता है क्या? धीरे धीरे वे सब बढ़ते रहे, पढ़ते रहे। कैसी शक्तिशाली प्रवृत्ति होती है मानव में समझौते की। कैसी भी स्थिति क्यों ना हो, आदमी उसमें भी जी ही लेता है। जीवन का सतत प्रवाह भी क्या अवरुद्ध हो पाया है कभी? वर्ष पर वर्ष बीतते गए। बाबूजी जैसे थे उसमें कोई सुधार नहीं हुआ, बल्कि रोजाना के नियम में और भी निश्चिंतता आ गई। फिर भी बहुत कुछ बदलता सा गया। पहले बड़े भैया निकले, बीए पूरा हो गया था, दिल्ली में नौकरी मिली और चले गए। 10 साल हुए उस बात को। लंबी कहानी है 10 सालों की। शुरू में उन्होंने 20 रुपए किराए का एक कमरा लिया था। अब 300 रुपए का 4 बेडरूम वाला फ्लैट उनके पास है। सेल्समैन थे, अब एक विदेशी फर्म के ब्रांच सेल्स मैनेजर है। स्वयं राजीव भी यूनिवर्सिटी में पढ़ाता है। 2 वर्ष छात्रवृत्ति लेकर ऑक्सफोर्ड भी रहा है। संजीव कपड़े के बड़े कारखाने में टेक्सटाइल इंजीनियर है। प्रदीप डॉक्टरी पढ़ रहा है। मुन्नी भी कॉलेज में। भरा भरा जीवन। बड़े भैया की शादी तो शुरू में ही हो गई। अब तो राजीव और संजीव भी ब्याह चुके हैं। सभी इकट्ठे रहते हैं। अम्मा बाबूजी अकेले रह गए। लड़के जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते, बाबूजी को लगता बीच की दूरियां बढ़ती जा रही हैं। कभी कभी छुट्टी लेकर बच्चों के पास दिल्ली आते
तो अपने लड़कों के ही घर में उन्हें लगता जैसे मेहमान हो, जैसे अपने नहीं किसी पराये घर में आ गए हो। और फिर एक दिन आया जब वो रिटायर हो गए, सामान बांध समेट कर दिल्ली आ तो गए, किंतु यहां के जीवन में स्वयं को रमा नहीं पाए। राजीव को याद उनके आने की, सभी को लगा था कि बंदी बंधाई व्यवस्था बिखर जाएगी, किंतु ऐसा कुछ नहीं हुआ। अतिरिक्त सामान कोने कोने में रख दिया गया और एक छोटा सा कमरा मां और बाबूजी के लिए खाली कर दिया गया। लेकिन वो लोग कोई कुर्सी मेज तो थे नहीं कि जहां रख दिया जाता वहीं रखे रहते। एक खाली कमरे के अतिरिक्त भी उन्हें कुछ और चाहिए था, और यही अतिरिक्त उन्हें मिल नहीं पाया। सभी अपने अपने कामों में व्यस्त हैं। सुबह निकलते हैं तो देर शाम तक, और कभी कभी रात ढले आते हैं और अपने अपने कमरों पे हो जाते हैं। आते जाते मुश्किल से कुछ बातें हो पाती थी। बहुएं थी सो अपने कामों में व्यस्त। स्वयं राजीव की पत्नी कॉलेज में पढ़ाती थी, संजीव की पत्नी यूनिवर्सिटी में एमए कर रही थी, मुन्नी का सेकेंड ईयर था। रह गई बड़ी बहू, सो उसे तो घर के कामकाज और 2 बच्चों से ही फुर्सत नहीं मिलती थी। अब तो पिछले साल से पप्पू भी केजी में जाने लगा है। और थोड़े दिन बाद ही बाबूजी को लगने लगा जैसे उन्होंने यहाँ आकर भारी भूल कर दी। सबकी व्यस्तता उन्हें अपने प्रति उपेक्षा मालूम देती। क्रोध तब और भी बढ़ जाता जब वो देखते कि माँ भी अपने लड़कों का पक्ष ले रही है। दिन भर तो वो उनकी हाँ में हाँ मिलाती, बल्कि चुपके चुपके लड़कों और बहुओं की शिकायतें भी करती, किंतु शाम को लड़कों के आने पर उनसे मीठी मीठी बातें करने लगती। रिटायर होने के बाद इन्होंने तय किया था कि अब शराब नहीं पिएंगे, किंतु जाने किसके प्रति मन का विद्रोह था कि 15 दिन भी नहीं पीते थे कि फिर से शुरू कर दी। मगर ये स्टेशन मास्टरी के दिन तो थे नहीं कि शराब मुफ्त में आ जाए। 30 सालों में एक दिन भी शराब के लिए कमी नहीं हुई। लोग ऊपरी आमदनी के लिए तो भेजते ही थे, साथ में बोतल के द्वारा सलाम भेजा करते थे, मगर यहाँ तो ठेके पर नगद पैसे देने पड़ते थे। और आए दिन उनकी माँ के साथ पैसों के लिए छिटपुट होने लगी। पेंशन के बंधे बनाए रुपए आते तो उनको इस प्रकार लुटाना माँ से नहीं देखा जाता। लेकिन सिर्फ पैसे की बात नहीं थी, पीने के बाद लाख कोशिश करने पर भी उनसे चुप नहीं रहा जाता। दिन भर का उफान रात को उबाला था। कहा जाता माँ से ही, किंतु किसके प्रति कहा जा रहा है ये किसी से छिपा नहीं था। थोड़े दिन चला और एक दिन सुबह ऑफिस जाते समय बड़े भैया ने साफ साफ शब्दों में उनसे कह दिया, ये दिल्ली है दिल्ली और शरीफ लोगों का मोहल्ला, अब यहां रहकर ये सब नहीं चल सकेगा। उस दिन रात आई तो उफान में दुगना तिगना जोश था। उसी जोश में 2 दिन का कोटा एक ही दिन में खत्म कर दिया और शरीर का सारा जोश गले में आके अटक गया। अच्छा, मोहल्ले में रहने वाले शरीफ और हम बदमाश, हम जो तेरे बाप हैं, जिनके पेशाब से तू पैदा हुआ है। और फिर गालियों की बौछारें। अगल बगल के घर के दरवाजों से लोगों के सिर झांकने लगे। कुछ लोग तो घर के बाहर भी निकल आए और उसके पश्चात मर्यादा की सभी सीमाएं टूट गई। उस दिन जिस प्रकार का व्यवहार उन लोगों ने बाबूजी के साथ किया, उसे याद करके राजीव का सर्वांग लज्जा से भर उठता है। आक्रोश सबके सिर पर चढ़ बैठा था। दूसरा दिन आया तो सबने मिलकर एक स्वर में कहा कि जहां जाना है जाओ, लेकिन अब यहां रहना नहीं हो सकता। और उसी दिन बाबूजी कुछ जरूरी सामान तथा अम्मा को लेकर चले गए। कहां गए ये किसी को पता नहीं चला। 2 महीने बाद पत्र आया कि उन्होंने फिर से सर्विस कर ली है। भाग दौड़ करके उन्हें रेलवे में ही एक्सटेंशन मिल गया है, 3 साल का। लखनऊ के पास इसी ब्रांच लाइन पर उनकी पोस्टिंग हुई है। उस बात को भी लगभग 6 महीने हो गए और आज राजीव आया है अपनी क्रिसमस की छुट्टियों का एक अंश बिताने। नींद पूरी हुई बेटा? हाँ बाबूजी। सुबह आया तब तो तू सो रहा था। हाँ, मैं 8 बजे उठा था सोकर। अच्छा। ये क्या आज का अखबार है? हाँ, आता है अखबार यहाँ? हाँ, इस गाड़ी से आता है। अब पहले तो मैं उर्दू का मंगाता हूँ, तेरे लिए अंग्रेजी का मंगा दिया है। मेरे लिए? हाँ, उसे कल कह दिया था, मालूम था ना कि आज तू आएगा। अच्छा। राजीव को याद आया कि वो बाबूजी के लिए कुछ किताबें लाया है। बाबूजी को उर्दू की किताबें पढ़ने का शौक शुरू से ही है और साथ में
एक स्वेटर और माँ के लिए शॉल भी लाया है। बाबूजी, हाँ, ये आपके लिए कुछ किताबें लाया हूँ। अच्छा, हाँ, और ये अरे स्वेटर ये किसने बुना है? सबने मिलजुल कर बुना है। अच्छा अच्छा, हाँ, काफी सुंदर दिखाई दे रहा है, गर्म भी होगा है ना? क्या देखती है, मेरे लिए बहुओं ने बुनकर भेजा है। ओहो, आज तो बड़ा प्यार आया है ससुरे पर, ऐसी तो ना थी। बस कर दी बकवास शुरू, जरा भी जुबान पर काबू नहीं है इसे, पता नहीं कभी अकल आएगी भी या नहीं। क्यों, क्या कमी है, क्या कमी है बहुओं में है? ओहो, आज तो बड़ी प्यारी हो गई बहू में। रोज गाली देते देते तो तुम्हारी जबान नहीं तकती। मैं गालियां देता था? अरे शर्म नहीं आती तुझे, झूठ मूठ तोहमत लगाती है। मैं तो कहता हूँ सब कुछ तेरी बदौलत है, तेरी। हाँ हाँ, सब कुछ मेरी ही बदौलत है। हाँ। मैं ही रोज शराब पी पी कर गालियां देती हूँ। हाँ। माँ, बाबूजी आप चुप करिए। माँ देखो ये शॉल लाया हूँ। देख ले इनकी बातें बेटा, दुनिया के कुबोल बोले, सारे कुकर्म करे और बदनामी मेरे सर पर। माँ छोड़ो ना तुम, ये शॉल ओढ़कर देखो कैसा लगता है तुम्हारे। शॉल तो अच्छा है लेकिन महंगा होगा। अरे माँ, महंगे सस्ते से क्या है, तुम्हें ओढ़कर देखो ना कैसा लगता है तो अच्छा, मगर इसका रंग जरा। हाँ, तुझे कोई तमीज भी है? लंकी की लगी कानून छाट ले। ला इधर दे, तुझे पसंद नहीं तो मैं ओढ़ लूंगा। अरे अरे, शॉल मेरा बेटा लाया है। अरे स्वेटर आ तो गया तुम्हारे लिए। वो तो मेरी बहू ने भेजा है मेरे लिए। अच्छा छोड़ो। अरे बाबूजी, अम्मा बाहर जाओ, इसको इधर ला दो। राजीव से इतना हर्ष सहा नहीं जाता। दुनिया की समस्त संपत्ति के बदले भी ये क्षणिक सुख महंगा है। अरे वो जो कुछ हो गया था उसका होना क्या बहुत जरूरी था, और अगर हो भी गया था तो उसकी याद क्या सदा सदा के लिए मन से मिटाई नहीं जा सकती। अरे ये जो कुछ है ये कितना अच्छा है, कितना भला है, कितना निर्दोष है। सब कुछ क्या सदा सदा के लिए ऐसा ही नहीं रह सकता? किसको दोष दे, किसको? इस शख्स को जो उसका पिता है और इतना सरल हृदय कि अपने प्रति बेटों के प्रेम का जरा सा आभास पाकर ही विभोर हो गया। आयु के इस चरण में क्या व्यक्ति इतने से सुख की भी अपेक्षा न करे? अरे शराब का ही तो व्यसन है, कमजोरी किसमें नहीं होती? अगर उन लोगों ने दिल्ली में उस प्रकार का व्यवहार उनके साथ न किया होता तो आज वो सब क्यों होता? लेकिन क्या सचमुच में ही ऐसा था? किसी बात की तकलीफ नहीं थी। एक अलग कमरा था उनके लिए, कोई काम नहीं। 2 नौकर चाकर भी थे घर में, सुबह शाम बातें भी हो जाती थी। अब इसके अतिरिक्त वो लोग कर भी क्या सकते थे? अब ऐसा तो नहीं हो सकता था ना कि हमेशा उनके साथ बैठे रहते। अब एक दिन की बात है, शाम को बाबूजी उसके कमरे में बैठकर तेज आवाज में रेडियो ऑन करके गाने सुनने लगे। और साथ में शराब की बोतल। राजीव को अगले दिन सेमिनार में एक पेपर पढ़ना था और उसकी तैयारी करनी थी। वो बाबूजी के कमरे में। बाबूजी, 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 हाँ, कल एक सेमिनार है। अच्छा, मुझे उसमें एक पेपर पढ़ना, उसकी तैयारी करनी। हाँ पढ़ो बेटा पढ़ो। लेकिन क्या आप जरा अपने कमरे में चले जाएंगे? पेपर पढ़ेंगे, सेमिनार में जाएंगे, बात करने की तमीज नहीं है, बदतमीज। बाबूजी को बुरा लगा था। दूसरे कमरे में जाकर मां को सुना सुनाकर उन्होंने खूब शोर भी मचाया। लेकिन राजीव असहाय था और अंत में राजीव अपने शिक्षा के संस्कारों की शरण लेता है। मन ही मन समझौता करता है कि दोष किसी का भी नहीं है। युग बदल रहा है, मान्यताएं बदल रही हैं, अर्थव्यवस्था बदल रही है। अरे आज वो युग तो रहा नहीं जब पीढ़ियों से परिवार का एक ही रोजगार होता था। बाप बूढ़ा हो जाता और बेटे का संभाल लेते। कभी भी अलगाव नहीं हो पाता। बाप खाली बैठा है लेकिन एक भी काम उसकी मर्जी के बिना नहीं होता। किस खेत में कौन सा बीज डालना है, भैंस को कहां रखना है, कहां खाद डालनी है, सब कुछ वही तय करता है। अरे लेकिन आज ये सब कहां हो सकता है?
कल मुझे कक्षा में क्या पढ़ाना है, क्या इसकी सलाह बाबूजी से जाके लूं? मैं तो विलायत तक हो आया हूं, यूरोप के अनेक देशों में घूम आया हूं। आज वहां ये सब समस्याएं नहीं रह गई हैं। आज वैयक्तिकता इतनी बढ़ गई है कि परस्पर अपेक्षाओं के लिए कोई स्थान नहीं बचा है, चाहे वो पिता पुत्र हो, भाई भाई हो या पति पत्नी। अरे बस भी करो। कहाँ रखी है बोतल? ये खत्म हो गई है, और लेके आ। अरे रात नानी तूने कहाँ रखी है बोतल? कौवा थोड़ी हो गए है क्या? तुझे मतलब इस बात से? ला बोतल दे मुझे। अरे चुपचाप खा के सो जाओ, आज कटी जा रही है, कब तक बैठी रहूंगी चूल्हे के पास? कटने दे आज को, तो रोटी बना के रख दे जा। हाँ, मैं तो बना कर रख दूंगी, मगर तुम जब खाने बैठोगे तो उठा उठा पटकोगे ठंडी रोटियों को। खाम खा हुज्जत करती है ये औरत। अच्छा बैठो, तुम नहीं मानोगे। तू तो बेटा सो जा, ये तो यूं ही रोज करे, ये नहीं कि खा पी के सो जाए। कोई सोए भी तो कैसे? मैं क्या मना कर रहा हूं उसे? सो क्यों नहीं जाता है? अरे बस करो। अरे देख राजीना ने फिर से पौवा भर लिया है। उससे क्या शिकायत कर रही है? मैं डरता हूं क्या उससे? ये दिल्ली नहीं है, ये मेरा घर है। ले जा ये बोतल। चार रुपल्ली का दुशाला क्या ले आया? महारानी बनकर बैठी है। तेरी भी कोई आबरू है? टुकड़खोर है तू, टुकड़खोर। हाँ, मैं तो टुकड़खोर हूँ। तुम क्यों स्वेटर अड़ा के बैठे हो? अरे मैं ना हूँ मोहताज स्वेटर का, तू क्या समझती है मैं इसे रख लूंगा? अरे मैं तो इस पर लगाम भेजता हूँ। आए हैं बड़े लाट साहब दिल्ली से। अरे ऐसी स्वेटरों को तो मैं पेशाब भी नहीं करता। तू समझती क्या है मुझको? अरे चुप भी रहो, क्या सोचेगा राजीव अपने मन में? अरे सोचने तो जो सोचता है, तू करे फिक्र इनकी, मुझे नहीं है कोई दरखास्त। आई बड़ी हिमायतन बनकर। अरे वो दिन भूल गई जब इन्हीं बेटों ने तुझे चुटिया पकड़ करके घर से बाहर निकाल दिया था। तो बोली कहीं की जिसने निकाला था उसने निकाला था, इसका क्या कसूर? अरे ये कमना है, सबके सब मिले हुए हैं। तू इसे साधु समझती होगी, मैं तो कहता हूँ सबके सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। अरे चुप भी रहो, क्या सोचेगा बेचारा? बेगैरत कहीं के, बेगैरत कहीं के। सोचते हैं कि साले बड़े आदमी हो गए। अरे जिसने माँ बाप की इज्जत नहीं की वो भी कोई आदमी हुआ भला? चोरू के गुलाम। और अपनी बीवी से बात करने लगे, ये ख्याल नहीं रहा कि घर में बूढ़े माँ बाप भी हैं। अरे एक भीषम थे जिन्होंने अपने बाप की खुशी के लिए सारी उम्र शादी नहीं की। अरे ये है तशरीफ हमारी औलाद है। किसी भी तरह ये सब रुकना ही चाहिए। इस ख्याल में मत रहना कि तुम अपने आप इस धरती पर टपके हो। अरे हमने पैदा किया है तुमको, हम जनक है तुम्हारे, परमेश्वर से भी बड़े। बालिश भर की भी हैसियत नहीं थी जब इस जमीन पर आए थे, तब करते पर्वों की बातें। हमने तुम्हें पाला, खून पिला पिला के बड़ा किया, अपना पेट काट काट के पढ़ाया है, तब जाके इस काबिल बने हो। और आज हम ही को बेइज्जत करते हो। क्या तुम्हें इसीलिए लायक बनाया था? अरे बस भी करो अपनी ये रामायण। हरामजादे, रामायण की बच्ची। तेरी बदौलत सब कुछ हुआ है। दिल्ली चलेंगे लगा रखी थी। अरे देख लिया दिल्ली का ढंग। हाँ, मेरी बदौलत ही है। तो चुप हो जाओ, बेचारा इतनी दूर से आया है। क्यों आया है? क्या कोई कसर बाकी रह गई थी जो पूरी करने के लिए चला आया है यहाँ पे? ज्यादा बकबक करने की जरूरत नहीं है। चला जाऊंगा, कल सुबह ही चला जाऊंगा। चला जा, निकल जा, बाहर हो जा। हरामजादा धमकी देता है।
अबे किस कूदे पे चिल्लाता है तो? ये दिल्ली नहीं है, ये मेरा घर है, यहाँ मेरी बादशाह चलती है। अरे तेरे दरवाजे पर आए तब धमकी देना है? चला जाऊंगा। अरे चला जा, किसी ने बुलाया था तुझे यहाँ पर? अरे किसी को जरूरत नहीं है, निकल जा, अभी निकल जा यहाँ पे। साला सोचता है कि मैं तेरी धमकी में आ जाऊंगा। अरे मैं किसी की धौंस नहीं सहता हूं, अभी तो कमा रहा हूं और अपनी कमाई की पीता हूं। इस व्यक्ति के साथ जरा भी सहानुभूति नहीं रखी जा सकती। ये शख्स हरगिज उसका पिता नहीं हो सकता। वो चाहता था कि अपने पिता को श्रद्धा दे, उनके मन को अपने प्यार का संतोष दे, लेकिन क्यों नहीं वो सब हो पाता है? क्यों श्रद्धा और प्यार के बदले घृणा और विरोध की भावना उभरती है? किसको दोष दे? किसको? मैं इस गाड़ी से वापस जा रहा हूं। क्यों? जाना तो है ही, थोड़ी सी छुट्टियां हैं, अभी लखनऊ इलाहाबाद भी जाना है। 2-4 दिन और ठहरता, अभी कल ही तो आया है तू। नहीं, जाना तो था, सब सामान बांध लिया है मैंने। ये लखनऊ का एक टिकट मुझे भी दे दो। रात की बात का बुरा मान गया बेटा? नहीं, जाना है इसलिए। मेरी तो आदत है, पीकर उल्टा सीधा बक देता हूं, उसका ख्याल नहीं करना चाहिए। लेकिन वही तो आपका सही चित्र है, असली स्वरूप। दिन में तो एक झूठा आवरण ढक लेता है आपको। जो कुछ आप सोचते हैं और कहना चाहते हैं वो तो रात को ही चरितार्थ हो पाता है। लेकिन नहीं, वो ये सब कुछ कह नहीं सकेगा। वो जो सुसंस्कृत है और जिसकी नकल का पर्दा मुश्किल से ही कभी उलट पाता है। आप बेफिक्र रहिए, मैंने कुछ भी ख्याल नहीं किया। राजीव, मेरी बात का बुरा मत मानियो बेटा, मैं बहुत अभागा हूं, तुम लोगों को कुछ भी सुख नहीं दे सका। बिल्कुल यही कुछ तो राजीव कहना चाहता था, किंतु वो कुछ भी कह नहीं सका। गाड़ी आई और राजीव उस पर चढ़ गया। धीरे धीरे बढ़ती हुई गाड़ी के पीछे बाबूजी छूटते जा रहे थे। घुटनों से लेकर सिर तक कंबल में लिपटा शरीर, टखनों तक लटकता हुआ तहमद, पैरों में ऊनी मोजे और बिना अंगूठे वाली चप्पलें। गाड़ी कुछ आगे बढ़कर क्वार्टर के सामने आई
तो राजीव ने द्वार पर मां को खड़े हुए देखा, धोती के आंचल को मुंह में भींचे हुए। उसने हाथ उठाकर प्रणाम किया तो जैसे मां का सारा शरीर हिल गया। गाड़ी की रफ्तार बढ़ती गई और दोनों आकृतियां पीछे छूटती चली गई। धीरे धीरे कोहरे की धुंध में सब कुछ छिप गया। इस प्रकार वापस आकर राजीव को लगा कि उसने फिर से कोई भारी भूल कर दी है।